गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। चलो आज एक नए लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्लड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में और इसके फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं ब्लड के फंक्शंस को। तो ब्लड का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना। जैसे कि आप जानते ही हैं कि लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होता है और वहाँ से ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में प्रेजेंट होता है वो कैरी करता है सभी टिश्यूज़ तक, और सभी टिश्यूज़ से मिलने वाली CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को वो कैरी करता है लंग्स में और वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। तो गैसियस एक्सचेंज में वेरी इंपॉर्टेंट रोल है वो है ब्लड का। उसके अलावा हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के दौरान नाइट्रोजनस वेस्ट जो है जनरेट होते हैं। इन सभी वेस्ट को ब्लड कैरी करता है और इसको किडनी पर ले जाता है। किडनी में इसका एक्सक्रीशन हो जाता है और फाइनली यूरिन के रूप में नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज हो जाते हैं। और आप जानते ही हैं थर्ड फंक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट रोल हार्मोन्स को कैरी करना। हमारी बॉडी में 7 ग्लैंड्स हैं, इन सभी ग्लैंड से एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स जनरेट होते हैं। ये सभी हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं और ब्लड स्ट्रीम इन सब को टारगेट ग्लैंड्स तक कैरी करती है और फाइनली अपने जो मेजर एक्शंस हैं और रोल हैं वो शो करती हैं। ओके, इसके अलावा हमारी बॉडी का जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सभी ब्लड की वजह से ही मेंटेन होता है। आप जानते ही हैं कि हमारे ब्लड का जो pH है वो 7.4 है और ये एल्कलाइन pH जो मेंटेन होता है ये ब्लड और इसमें मौजूद वाटर और प्रोटीन्स की वजह से होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो फ्लूइड वॉल्यूम है अप्रॉक्सीमेटली 5 to 5 लीटर, ये सभी ब्लड की वजह से ही मेंटेन होता है। और ब्लड में सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है कि इसमें थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं जिन्हें हम जनरली प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं और इसका काम है ब्लड क्लॉटिंग। अगर कोई बॉडी पे इंजरी हो जाती है, कोई कट लग जाता है तो फाइनली ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो एक मैकेनिज़्म इंड्यूस करती है और फाइनली ब्लड क्लॉट हो जाता है। इस तरीके से हमारा ब्लड लॉस रुक जाता है और लाइफ को ये सेव करता है। साथ में ब्लड में WBC जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिनका मेजर रोल है इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करना और हमें प्रोटेक्ट करना डिजीज़ से। और साथ में ब्लड का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल्स है हम जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं हमारे इंटेस्टाइन से सभी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में और ब्लड ही इन सभी न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, सभी सेल्स तक ट्रांसफ़र करता है। तो ऑल दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ब्लड। आई होप यू लाइक इट। नाउ यू कैन सी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। ये बाइकॉनकेव शेप में हमारी हीमोग्लोबिन्स जिनमें प्रेजेंट होता है RBC हैं। यू कैन सी दे आर रेड इन कलर। ओके, और इसके अलावा ये आप मोनोसाइट देख रहे हैं, लिम्फोसाइट देख रहे हैं, इसाइनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ऑल दीज आर WBC। इनका मेजर रोल है बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म में और इनको हम क्लासीफाई स्टडी करेंगे बिल्कुल ग्रेन्युलोसाइट और एक्टिनोसाइट्स के बारे में डिटेल में बिल्कुल। और लास्ट में सबसे छोटी छोटी सेल्स आप देख रहे हैं वेरी स्मॉल इन साइज, दैट इज कॉल्ड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, और ये मेगा कैरियोसाइट्स के ब्रेकडाउन से बनती है जिनका मेजर रोल है ब्लड क्लॉटिंग। तो डायग्राम्स आर वेरी अट्रैक्टिव, यू कैन सी। नाउ नेक्स्ट स्लाइड कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा ब्लड है ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, अच्छे से लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी की सभी बॉडीज़ के टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन हैं, सिर्फ इसी ब्लड की वजह से एक दूसरे के कनेक्शन में रहता है। ब्लड इन सभी के बीच में कम्युनिकेट करता है, इन सभी के बीच में न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स को, एंटीबायोटिक्स को। इस वजह से सभी के सभी ऑर्गन्स ब्लड के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, ब्लड का जो कंपोजिशन है बेसिकली हम जाने तो ये 2 कंपोनेंट्स हैं इसमें। पहला तो है हमारा प्लाज्मा जो कि लिक्विड मैट्रिक्स है और टोटल ब्लड वॉल्यूम का ये करीबन 55% होता है। और सेकंड हम करेंगे सॉलिड सेल पार्ट्स की बात जिसमें हमारी ब्लड सेल्स हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स जो कि अप्रॉक्सीमेट 45% होता है ब्लड वॉल्यूम का। और इनको हम जो हमारी सेल्स हैं इनको हम ब्लड कार्प्यूसल्स भी कहते हैं। ये बेसिकली साइंटिफिक नेम है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड्स पर देख लेते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में। अभी आप जानते ही हैं कि कोविड चल रहा है और जिन लोगों को कोविड
हो चुका है उनकी बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाते हैं और ये सभी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, बेसिकली दैट इज़ रिच इन एंटीबॉडीज़। और ये प्लाज्मा कैसे सेपरेट होता है? बेसिकली जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उनके ब्लड को एक हाथ से ब्लड को लिया जाता है, वह मशीन में जाता है और फाइनली वहाँ प्लाज्मा सेपरेट हो जाता है और रिमेनिंग ब्लड को वापस उसी पर्सन में इंसर्ट कर दिया जाता है। इस तरीके से ये येलोइश स्ट्रॉ कलर आप प्लाज्मा देख सकते हैं, दैट इज़ स्ट्रॉ येलोइश कलर इन। ये मैं इंटरनेट से एक हॉस्पिटल साइट से ये मैंने आपके लिए इमेज शो की है। ओके, ये ब्लड का 55% वॉल्यूम है और प्लाज्मा का जो कंपोनेंट है इसमें हम बात करें कंपोजिशन, तो इसमें करीबन 90 to 92% वाटर ही होता है और रिमेनिंग पार्ट्स इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स हैं और कुछ मिनरल्स हैं। चलो हम प्रोटीन्स के बारे में जान लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट 6 to 8% प्रोटीन है। इसमें इंपॉर्टेंट प्रोटीन है हमारा फाइब्रिनोजन, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा सेकंड प्रोटीन है, डेट इज ग्लोबुलिन प्रोटीन, जो कि बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। और थर्ड प्रोटीन है हमारा एल्ब्यूमिन प्रोटीन, जो कि हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। ओके, इसके अलावा कुछ मिनरल्स भी हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट आयंस, क्लोरीन आयंस, इवन ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट हैं, हमें ये प्लाज्मा के कंसेप्ट में हमें इन्हें ध्यान रखना है। ओके, अब हम ब्लड सेल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारी ब्लड सेल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है हमारा रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कार्प्यूसल्स। बेसिकली हम इनको एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं और आपने इसको 8th, 9th और 10th में पढ़ा ही है इसके बारे में। हमारी बॉडी के अंदर एक हेल्दी पर्सन के अंदर अप्रॉक्सीमेट 5 to 5.5 मिलियन जो ब्लड सेल्स होती हैं मिलीमीटर ऑफ ब्लड के अंदर, यानी अप्रॉक्सीमेटली 100 ml ब्लड के अंदर। इनकी शेप्स हम अगर देखें तो ये बाइकॉनकेव शेप होती हैं और अगर इन्हें हम साइड से देखें तो इनकी कुछ डंबल शेप या डिस्क शेप से हमें नज़र आएंगी। इट इज़ द ओरिजिनल डायग्राम ऑफ RBC आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ये कुछ पिंकिश कलर और रेड कलर में नज़र आ रही है। बेसिकली इसका जो रेड कलर है वो आयरन पिगमेंट की वजह से होता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। और यही हीमोग्लोबिन वो पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करता है हमारे ब्लड में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है हीमोग्लोबिन का, जो इसे रेड कलर देता है और हमारे ब्लड को भी रेड कलर देता है। ओके, एक हेल्दी पर्सन के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 12 to 16 ग्राम जो ब्लड होता है HB हीमोग्लोबिन होता है वो 100 ml ऑफ ब्लड में, जबकि फीमेल्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली ये 11 to 13.5 ग्राम होता है। लेकिन जो लोग माउंटेन्स में रहते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऑलरेडी हमारी बोन मैरो में एक सेकेंडरी प्रोसेस इनिशिएट होता है और फाइनली वहाँ पर जो लोग रहते हैं और उनकी ऑक्सीजन डिफिशिएंसी को पूरा करने के लिए उनका RBC काउंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसीलिए माउंटेन पे रहने वाले लोग हैं उनका जो RBC काउंट है वो 17.5 तक हेल्दी होता है। ओके, दैट इज़, बट प्लेन्स में रहने वाले लोगों का RBC काउंट है वो कम होता है। जबकि RBC जो काउंट है और ब्लड हीमोग्लोबिन काउंट है, इसके पीछे एक रोल हमारी डाइट का भी है। अगर कोई पर्सन आयरन रिच कंटेंट डाइट लेगा तो उसका हीमोग्लोबिन जो होगा वो काउंट अच्छा होगा और वो रेगुलरली ब्लड डोनेट कर सकता है। अगर डाइट में स्पाइनच हो और साथ में जगेरीज हो और एप्पल हो तो उनका ब्लड काउंट अच्छा हो सकता है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट रोल है जो आपके नीट में भी और सब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड सेल्स किसे कहते हैं। स्प्लिन को ग्रेवयार्ड कहते हैं। ग्रेवयार्ड से मतलब है जहाँ पर RBCs डेड हो जाती हैं और स्प्लिन में ही जो भी RBCs हैं इनका जो लाइफ साइकिल है वो करीबन होता है 120 दिन, 120 डेज़। तो 120 डेज़ के बाद में RBCs डेड हो जाती हैं, स्प्लिन में पहुंच के डेड हो जाती हैं और RBCs में से आयरन अलग सेपरेट हो जाता है और कुछ पिगमेंट्स अलग हो जाते हैं, फोलिक एसिड एब्जॉर्ब हो जाता है और फाइनली जो नई RBCs प्रोड्यूस होती हैं बोन मैरोज में वो जब स्प्लिन में पहुंचती हैं तो उनको वो फोलिक एसिड और हीमोग्लोबिन है वो मिल जाता है और फाइनली वो मैच्योर हो जाती है। तो इस तरीके से कॉन्टीन्यूस साइकिल है, ये चलता रहता है। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। ये हैं
डायग्राम्स हैं, आप देख सकते हैं इजाइनोफिल्स, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स। और आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इनमें कुछ छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं। इन ग्रेन्यूल्स की वजह से ही इन तीनों की तीनों सेल्स को हम ग्रेन्यूलोसाइट्स भी कहते हैं। और बेसिकली ये WBC की वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, अच्छा, इजाइनोफिल के बाद में अगर हम बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3% होती है टोटल WBC की। और इनका मेजर रोल है इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, साथ में एलर्जिक रिएक्शंस को कंट्रोल करना। अगर आपको कोई मॉस्किटो बाइट करता है और फाइनली वहाँ पर रेड स्पॉट हो जाता है तो उसके पीछे इजाइनोफिल्स ही हैं जो रेड स्पॉट क्रिएट होता है। ओके, क्योंकि ये वहाँ होने वाली एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ओके, अगर नेक्स्ट बात करें हम बेसोफिल्स की, जिसका नंबर 0.5 to 1% होता है। और ये बेसोफिल्स जब भी इंजर्ड होती हैं तो ये अपनी बॉडी से रिलीज करती हैं कुछ केमिकल्स और लोकल हार्मोन जिनको हम कहते हैं हिस्टेमाइन, सेरोटोनिन, हिपेरिन। और ये इन्फ्लामेशन रिएक्शन, जो बॉडी में कहीं इंजरी होती है, स्वेलिंग हो जाती है और वो रेड कलर में होती है जहाँ पर थोड़ा पेन भी होता है, डेट इज़ कॉल्ड इन्फ्लामेशन। और वहाँ ये सारा का सारा रोल बेसोफिल्स ही प्रोड्यूस करती हैं। इस साल मेडिकल एंट्रेंस में ऑलरेडी ये नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है, इनके फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। यू कैन सी फ्रॉम दी PDF ऑल्सो। एंड लास्ट है हमारा न्यूट्रोफिल, जिस नंबर की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 60 to 65% होती है WBC की। ठीक है, और इसके अलावा हम एक बात करें एक फंक्शन की जिसे हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। हमारी बॉडी के सिस्टमिक सर्कुलेशंस में, टिश्यूज़ में, सेल्स में, स्किन्स के नीचे अगर कोई पैथोजन या कोई एंटीजन एंटर हो जाता है तो हमारी कुछ WBCs कैपिलरीज की वॉल को पेनिट्रेट करके सराउंडिंग टिश्यूज़ में भी चली जाती हैं और अमीबा की तरह फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करती हैं। और फैगोसाइटोसिस से वो उस एंटीजन को या उस प्रोटीन को या उस पैथोजन को एनगल्फ कर देती है, किल कर देती है, डाइजेस्ट कर देती है। तो इस तरीके से न्यूट्रोफिल्स हैं, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये हमें ध्यान करना है, ये न्यूट्रोफिल का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है फैगोसाइटोसिस। कुछ बेसोफिल्स भी इस फंक्शन में इन्वॉल्व है, लेकिन अगर चॉइस पूछी जाए तो आप सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स को टिक कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड्स पे मूव करते हैं हम। हमारी WBC की एग्रेन्युलोसाइट्स, यू कैन सी इनका डायग्राम है। ये मोनोसाइट है, थोड़ी साइज में लार्ज है और इसके अंदर न्यूक्लियस का साइज भी थोड़ा बड़ा है एंड लार्ज है। और ये है आपकी लिम्फोसाइट्स। अच्छा, अगर लिम्फोसाइट्स की बात करें तो हम सबसे पहले एग्रेन्युलोसाइट में मोनोसाइट सेल्स हैं और लिम्फोसाइट्स हैं, इसकी 2 टाइप ऑफ सेल्स हैं। अच्छा, जो लिम्फोसाइट्स बोन्स में मैच्योर होती हैं उन्हें हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स। और जो लिम्फोसाइट्स हमारे थाइमस ग्लैंड कहाँ होता है, ये हमारे चेस्ट में स्टर्नम बोन के पीछे जो हमारे चेस्ट पर बटन है, सेकंड बटन है, ठीक इसके पीछे ग्लैंड होता है जिसे हम थाइमस ग्लैंड कहते हैं। और ये बच्चों में कम एक्टिव होता है, जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं थाइमस ग्लैंड हाइपर एक्टिवेट हो जाता है और इसकी एक्टिविटी 24 to 35 के बीच में एक्सेस बहुत अच्छी होती है। यही कारण है कि जो जवान लोग हैं और ग्रोइंग चाइल्ड है वो बीमार कम पड़ते हैं, बट ड्यूरिंग द इंक्रीज ऑफ एज इस ग्लैंड का फंक्शन कम होता जाता है। यही कारण है कि ओल्ड एज में जो बुजुर्ग लोग हैं वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। उसके पीछे जो रोल है वो थाइमस ग्लैंड का है, क्योंकि वहाँ से T लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होती हैं। और अप्रॉक्सीमेटली WBC का 20 to 25% है वो हमारी T लिम्फोसाइट्स WBC में एग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं और इनका मेजर रोल है बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। हमारी लास्ट सेल्स हैं प्लेटलेट्स, जिनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कह देते हैं दोस्तों। सॉरी, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, यहाँ O है दोस्तों, इसे ध्यान रखना है आपको। थ्रोम्बोसाइट्स, ओके। अगर हम थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स की बात करें तो एक हेल्दी पर्सन में इनका काउंट होता है 1.5 to 3.5 लाख। आपने सुना होगा डेंगू के केस में क्या होता है, डेंगूज में जब एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो बाइट कर लेता है और उसमें से फ्लेवी वायरस निकलता है तो ये प्लेटलेट काउंट को रिड्यूस कर देता है। और प्लेटलेट काउंट रिड्यूस होने की वजह से जब 1.5 लाख से नीचे जाती है और करीबन 90,000 से भी नीचे चले जाती है तो फाइनली हमारे नोज़, ईयर्स में से और बॉडी पार्ट्स में से ऑटोमेटिकली जहाँ पर कैपिलरीज है और वेरी सिंपल मेम्ब्रेन्स हैं वहाँ से ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है वो बिल्कुल नॉन फंक्शनल हो जाता है। इसी वजह से प्लेटलेट्स हैं उन्हें इंटरफ्यूज़न किया जाता है या उन्हें चढ़ाई जाती है। तो प्लेटलेट्स हैं, इसको नॉर्मल पर्सन में 1.5 to 3.5 लाख ये मेंटेन करनी होती है। ठीक
ठीक है, तो ये होना ही चाहिए। जबकि प्लेटलेट्स बनती कैसे, हमारी बोन्स में स्टेम सेल्स होती हैं, ये स्टेम सेल्स बेसिकली जब ग्रो करती हैं तो इन एनलार्ज सेल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। जब ये मेगा कैरियोसाइट्स हमारे इंटेस्टाइन में जाती हैं और फाइनली इनका ब्रेकडाउन होता है तो ये फाइनली डेवलप हो जाती हैं प्लेटलेट्स के रूप में। लेकिन प्लेटलेट्स का मेजर रोल जो हम जानते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग है, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो दो चीज़ हैं। पहला तो है कैल्शियम मिनरल, कैल्शियम आयंस जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। इसके अलावा विटामिन के जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डेंगू पेशेंट्स के केस में उन्हें कैल्शियम आयंस के जो मिनरल्स है इसका इंजेक्शन भी दिया जाता है। इसके अलावा विटामिन के इंजेक्शंस हैं वो भी उन्हें ग्लूकोज में मिक्स करके दिए जाते हैं। जबकि विटामिन के को आप अपने ब्लड में इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप स्पाइनच खाते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं अपनी डाइट में और नेचुरल फ्रूट जूस लेते हैं, तो आपकी बॉडी में विटामिन के का लेवल हमेशा फाइन रहेगा, अच्छा रहेगा। और कैल्शियम को इंक्रीज करना है तो यू हैव टू टेक 1 glass of milk daily. Okay, I think you like this lecture. So my request, if you like and please subscribe my channel D Bhavani Singh. I hope you like it. Thank you. Have a nice day.